हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का जो यूनिट 3 है वो पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस सेमेस्टर एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो देखते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द वेरियस एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग द फ्लड डिस्चार्ज। तो आपको फ्लड डिस्चार्ज के जो एम्पिरिकल फार्मूले हैं एस्टिमेट करने के वो बताने हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं नीचे, सम ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला फ्लड डिस्चार्ज आर गिवन बिलो, मोस्ट ऑफ दीज आर इन द फॉर्म। देखिए, पहला आपका दिया गया है, ये आपका जो है फ्लड डिस्चार्ज के जो भी फार्मूले हैं वो इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये आपका उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस फॉर्म में क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है आपका फ्लड डिस्चार्ज, और ए क्या है, ए है कैचमेंट का एरिया, एन है फ्लड इंडेक्स, और सी जो है सी है फ्लड कोफिशिएंट। तो बोथ सी एंड एन डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स सच एज। तो सी और एन किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ कैचमेंट। जो कैचमेंट का शेप है, साइज है, लोकेशन क्या है, इस पे डिपेंड करेगा सी की वैल्यू और एन की वैल्यू। एन है फ्लड इंडेक्स की वैल्यू और फ्लड कोफिशिएंट की वैल्यू। फिर सेकंड है टोपोग्राफी ऑफ द कैचमेंट। कैचमेंट की टोपोग्राफी कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है या हिली है, वहाँ का जो है टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, भूमि की जो लैंड की स्थलाकृति है वो कैसी है। फिर थर्ड है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, कितने टाइम तक रेनफॉल हुई, और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द स्टॉर्म ओवर द बेसिन। बेसिन पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। ओके, फिर अब इसमें देखते हैं जो आपका फर्स्ट फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला जो एस्टिमेट करने का है फ्लड डिस्चार्ज का, वो है डिकेन फार्मूला। तो डिकेन्स फार्मूला में क्या है, Q इज इक्वल टू सी ए की पावर 3/4। ये आपका डिकेन्स फार्मूला होता है। तो सी आपका कांस्टेंट है इसमें, और डिपेंड किस पे करेगा, कैचमेंट एंड मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेबल। एक कैचमेंट पे डिपेंड करेगा, वहाँ का कैचमेंट कैसा है, और कैचमेंट के हिसाब से जो भी रीज़न है वहाँ की वो वैल्यू आपकी यहाँ टेबल से आप देख सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि नॉर्थन इंडिया का जो सी है आपको इतना लेना है, नहीं दिया है तो आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो तो इसके बिटवीन अगर वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, 11 से 25 के बीच में आप याद कर लीजिए, उसकी वैल्यू उसके बीच में रख के कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया गया है तब, अगर दिया गया है तो आप उसी हिसाब से करेंगे। बाकी याद भी कर सकते हैं, नॉर्थन इंडिया का जो है 11.4 होता है। ओके, सेंट्रल इंडिया का 13.9 से 19.5 के बीच में रहेगा, और वेस्टर्न इंडिया का 22.2 से 25 के बिटवीन रहेगा। तो ये याद भी कर सकते हैं कि देखिए, नॉर्थन इंडिया का जो 11.4 है उसका जस्ट डबल लगभग कर दीजिए वेस्टर्न इंडिया का। तो नॉर्थ नीचे साउथ होता है, वेस्टर्न नॉर्थ और वेस्ट का आपका 22 पॉइंट, और सेंट्रल बीच में आता है तो बीच में वैल्यू हो जाएगी, मतलब 11 के पास में 13 और 22 से थोड़ा सा कम 19। तो ये आपके याद भी कर सकते हैं वैल्यू। सेकंड है आपका रीव्स फार्मूला। तो रीव्स फार्मूला क्या है, ये कहाँ पे यूज होगा, ये होगा मद्रास कैचमेंट के लिए। ये मद्रास कैचमेंट के लिए यूज़ होता है। जो मद्रास का रीजन है आपका, वहाँ पे जो कैचमेंट है वहाँ के लिए यूज होगा। तो Q इक्वल टू सी ए की पावर 2/3, और डिकेन में क्या था, सी ए की पावर 3/4। अब इसमें भी देखिए सी की वैल्यू आपकी लोकेशन ऑफ द कैचमेंट के बिहाफ पे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया विद इन 24 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, मतलब कोस्ट से, तट से, जो समुद्र का किनारा है, तटीय क्षेत्र से, तटीय एरिया से 24 किलोमीटर के आसपास है तो आपका 6.75 लेंगे। और अगर एरिया 24 टू 161 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट है तो 8.45 लेंगे। और लिमिटेड एरिया नियर हिल्स अगर है तो 10.1 ले लेंगे। तो इसका देखिए याद कर लीजिए, नियर हिल्स के लिए 10.1 लेते हैं किसमें, रीव्स फार्मूला में, और इसका 8.4, 24 जो मिड पॉइंट होगा, और सबसे कम 6.75। उसमें भी याद कर लिए थे 11.2 था, और नीचे क्या था उसका जस्ट डबल था 22 पॉइंट, और बीच में सेंट्रल इंडिया के लिए क्या था 13 पॉइंट समथिंग था कुछ। तो उसका भी याद कर सकते हैं, इतना जो है हार्ड भी नहीं, याद भी कर सकते हैं। बाकी फिर थर्ड देखिए इंग्लिश फार्मूला, ये आप देख सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन जो है अभी
अगर जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे एसएससी जेईई का उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये फार्मूला आपका कौन से कैचमेंट के लिए यूज होता है, तो ये कहाँ पे यूज होगा, ये फॉर्मर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो बॉम्बे का कैचमेंट एरिया है वहाँ के लिए बॉम्बे में इस फार्मूले को यूज किया जाता है। किस लिए, इन द एस्टिमेटिंग ऑफ फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेट करने के लिए। तो फार्मूला क्या है, 123A/√A+10.4 अप्रॉक्स अगर लगभग बात करें तो ये कितना होता है 123A⁴ या फिर इसको लिख सकते हैं 123√A, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए फोर्थ है नवाब जंग बहादुर फार्मूला, ये किसके लिए यूज होगा, ये आपका यूज होगा अप्लीकेबल फॉर कैचमेंट ओल्ड हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद का जो राज्य है वहाँ के लिए यूज होता है, पुराना हैदराबाद जो भी वहाँ के लिए ये यूज होगा फार्मूला। देखिए सारे फार्मूले लगभग इजी हैं, बस ये 2 फार्मूले थोड़ा सा हार्ड है, टफ है। Q=CA A⁴ 0.993 - 1/14 log A, A⁴ 0.993 - 1/14 log A, इसमें लिया जाएगा आपका। यूज कहाँ के लिए होगा, हैदराबाद स्टेट के लिए। फिर है फाइनिंग फार्मूला, फाइनिंग में क्या होगा, CA⁴ 5/6, A⁴ आप चेंज हो रहा है सब में, देखिए इसमें है A⁴ 5/6 फाइनिंग में। रीज में क्या था, रीज में था CA⁴ 2/3 और डिकेंस में क्या था CA⁴ 3/4, A⁴ 3/4 2/3 एंड लास्ट फाइनिंग में क्या है, फाइनिंग में है 5/6। ये कहाँ पे यूज होगा, अमेरिकन कैचमेंट के लिए, जब अमेरिकन कैचमेंट होंगे वहाँ पे A/5/6 ये Q=C A⁴ 5/6 यूज होगा। फिर देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ C में भी टेकन = 2.54, मतलब एवरेज लगभग ले सकते हैं आप 2.54 के आसपास C की वैल्यू ले लेंगे। सॉरी इसमें देखिए छूट गया था, C की वैल्यू जो है वेरीज करेगी 48 से 60 के बीच में नवाब जंग बहादुर फार्मूले में, और बाकी इसमें तो ए वगैरह सारा एरिया जो है दिया ही रहेगा उसमें क्वेश्चन में। फिर देखते हैं 6 नंबर, देखिए मेथड है क्रिगेट्स फार्मूला, तो अप्लीकेबल फॉर अमेरिकन कैचमेंट एक्सप्रेस इन FPS यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड, ये होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड यूनिट्स में यूज किया जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है Q1 = 46C1A1 की पावर 0.8904 A1 - 0.048, A1 की पावर है, A1 की पावर है, यहाँ पे लिखा है A1 की पावर -0.048, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये पावर है यहाँ पे। और C1 की वैल्यू जो वेरीज करेगी वो 30-100 वेरीज करेगी। 7th है फुलर्स फार्मूला, फुलर्स फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला इनटू अकाउंट द फ्लड फ्रिक्वेंसी आल्सो एक्सप्रेस्ड इन मीट्रिक यूनिट्स, अगर मीट्रिक यूनिट्स में है, देखिए इतने फार्मूले हमें तो नहीं लगता आप सबको याद रहेंगे, ओके, आपको बहुत है याद रहेगा, डिकेंस याद रहेगा, रीव्स याद रहेगा, उसके बाद नवाब जंग बहादुर भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश फार्मूला भी याद कर सकते हैं, और जो अमेरिकन के लिए यूज़ है उसको भी याद कर सकते हैं फाइनिंग फार्मूला, क्योंकि A⁴ 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो सकता है याद रहे, बाकी तो याद तो नहीं होंगे, बाकी आप देख लीजिए एक बार बस। तो ये फार्मूला आपका है, इसमें जो T है नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, Q मैक्सिमम फ्लड है T ईयर्स में, और C जो है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.185 to 1.3 रहेगा। तो इतना फार्मूला याद भी नहीं रहेगा। फिर देखते हैं राइट चार्ट नोट, देखिए लिखना है आपको, फ्लड फ्रिक्वेंसी, रिकरेंस इंटरवल, रिटर्न पीरियड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जिसकी P होती है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा जो है पढ़ा था, किस में यूज हुए थे आपके, हमने रिस्क और जो रियलिबिलिटी वाला वीडियो बनाया था इसके पहले, वो आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है। और जो भी भाई लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में करिए कि किस किस कॉलेज से आप लोग देख रहे हैं, किस कॉलेज में अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बताइएगा, हम भी देखें मतलब कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और पेपर कैसे हो रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा, और वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। अब देखिए फ्लड फ्रिक्वेंसी क्या होती है,
flood frequency. The flood frequency denotes the likelihood of flood being equal or exceeded. मतलब ये फ्लड फ्रिक्वेंसी वो है, फ्लड जो है इक्वल है या फिर एक्सीड कर रही है। जितनी भी फ्रिक्वेंसी आ रही है नॉर्मल तौर पे हम देखते हैं कि वो फ्लड जो फ्रिक्वेंसी है, फ्लड जितने पे आना चाहिए उसके इक्वल है, एक्सीड कर जा रही है। ये एक 10% फ्रिक्वेंसी मीन्स 10% अगर फ्रिक्वेंसी है तो उसका मतलब क्या है ये समझिए। द फ्लोड हैज़ 10 आउट ऑफ 100 चांसेस, मतलब अगर 100 चांसेस हैं तो उसमें से 10% ये चांस है कि इक्वल या एक्सीड रह सकती है, मतलब उसके बराबर रहेगी, फ्लड आने के चांसेस हैं या फिर मतलब आ सकती है, कंफर्म है, उसके बराबर रह सकता है लेवल या फिर आ सकती है। अगर 10% चांसेस है तो इसका मतलब यही है कि 10% आ भी सकती है और वो मतलब 10 से अगर कम है तो नहीं भी आ सकती, इक्वल रहेगी, लेवल इक्वल रहेगा। ये मतलब है इसका। यहाँ पे फ्लड फ्रिक्वेंसी का मतलब यही होता है कि पानी का जो लेवल है उसकी फ्रिक्वेंसी की बात करता है, फ्लड आने के चांसेस कितने रहते हैं। देखिए रिकरेंस इंटरवल क्या होता है। रिकरेंस इंटरवल डिनोट द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच फ्लड कैन बी एक्सपेक्टेड वंस। मतलब ये है जो रिकरेंस इंटरवल आपका होता है वो डिनोट करता है कि जितने भी नंबर्स ऑफ टोटल ईयर्स होते हैं उसमें एक बार जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार आपका फ्लड आ सकता है, मिनिमम वन, मतलब वन एक बार चांसेस रहते हैं, यानी कि यही रिकरेंस इंटरवल बोलता है आपका, डिनोट्स करता है कि टोटल जितने भी ईयर हैं फ्लड के उसमें जो है एक बार आने के फ्लड चांसेस रहते हैं, टोटल जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं डिज़ाइन किया गया है जितने टाइम के लिए। इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द इक्वलिंग और एक्सीडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक फ्लूड। दिस इज इक्वली डिनोटेड बाई सिंबल टी, इसको डिनोट करते हैं टी से, रिकरेंस इंटरवल को। फिर देखिए रिटर्न पीरियड क्या है, इट इज़ द एवरेज रिकरेंस इंटरवल, एवरेज रिकरेंट इंटरवल फॉर ए सर्टेन इवेंट ऑफ फ्लड। अब फ्लड के लिए जो एवरेज रिकरेंस इंटरवल होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी रिकरेंस इंटरवल रिकरेंस टाइम दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे अपॉन जितने नंबर ऑफ रिकरेंस पीरियड होंगे उनको उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा रिटर्न पीरियड। ओके, फिर देखते हैं फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, पी क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बीइंग इक्वल और एक्सीडिंग, मतलब उसके बराबर हो सकता है या फिर हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी उसके बराबर हो सकती है या फिर ना हो, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, चांसेस ये रहते हैं। तो एक्सीडेड एनी वन ईयर, एक साल में, इज़ द प्रोबेबिलिटी इट्स अकरेंस, मतलब एक साल में उसके बराबर रह सकता है या फिर इवेंट एक्सीड भी कर सकता है। तो द प्रोबेबिलिटी पी अकरेंस ऑफ अ फ्लड हैविंग रिकरेंस इंटरवल टी ईयर्स एनी ईयर ऑफ द प्रोबेबिलिटी एक्सीडिंग इज, एक्सीडिंग जो कर रही है एक्सीडेंस को हम डिनोट करते हैं पी इक्वल टू 1/t, जितना टाइम पीरियड आपका रिटर्न पीरियड है उससे डिवाइड कर देगी इसको। फिर देखिए यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट अकर इन अ ईयर, मतलब पूरे साल में अगर ये फ्लड नहीं आई तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्सीडेंस, इसको नॉन एक्सीडेंस कहते हैं, जिससे क्यू से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा 1 - p। तो 1 - p की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 1/t, क्यू की वैल्यू 1 - 1/t आ जाएगी, क्यू ये नॉन एक्सीडेंस हो जाएगा। एक्सीडेंस में अगर एक्सीड करती है, आ सकती है या इक्वल रहती है 1/t लगाएंगे वहाँ पे फार्मूला, पी कस्ट ये क्यू हो जाएगा नॉन एक्सीडेंस में। फिर देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, हाउ फ्लड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस प्रोजेक्ट्स आर कंडक्टेड, व्हाट आर द डाटा रिक्वायरमेंट्स। ये आपको बताना है कि जो फ्रिक्वेंसी स्टडीज़ फॉर फ्लड, फ्लड के लिए जो फ्रिक्वेंसी की स्टडी करते हैं उसके बारे में बताना है आपको कि क्या क्या टेक्निक्स हैं उसकी, यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मेथड है गम्बल्स मेथड, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। गम्बल्स मेथड्स बहुत सारे हैं, फ्रिक्वेंसी मेथड्स ऑफ कंडक्टेड फ्रिक्वेंसी, जैसे एनुअल फ्लड सीरीज मेथड है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेथड हैं। और फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, इससे भी निकाल सकते हैं आप। डाटा फॉर फ्रिक्वेंसी स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मेथड दिया गया है आपका गम्बल्स मेथड, वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बहुत चांसेस हैं, यानी कि उस पर आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है।
गम्बल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखते हैं, ये आपका गम्बल्स मेथड है, गम्बल्स एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला है। तो यहाँ से आपका फार्मूला दिया गया है, फार्मूला मेन देखते हैं हम लोग। हाँ, रिटर्न पीरियड आप देख लेते हैं, टी इक्वल्स टू 1/p हो जाएगा। और अगर वाई टी निकालते हैं, वाई टी है वैल्यू ऑफ वाई कॉमनली कॉल्ड रिड्यूस्ड वेरिएट फॉर गिवन टी। तो रिड्यूस्ड वेरिएट फॉर गिवन टी पीरियड के लिए, रिटर्न पीरियड के लिए, तो वाई टी इक्वल्स टू होता है माइनस ln t/t-1, ये याद रखेंगे। अब इसमें जो भी वैल्यू दी रखती है उसको हम पुट करते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये याद ना करिए, ये वाला याद कर लीजिए इतना, वाई टी निकालने के लिए ln t/t-1 ये आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए ये है इक्वेशन रिटर्न पीरियड एक्स विद रिटर्न पीरियड टी, एक्स टी अगर निकालना है तो एक्स बार ये मीन होता है, एवरेज मीन, फिर के सिग्मा एक्स, के क्या है, ये फ्रिक्वेंसी फैक्टर होता है, और सिग्मा एक्स फिर के टी, के इसको तो क्या फार्मूला होता है, वाई टी माइनस 0.577 अपान 1.2825। अब 0.57 क्या है और ये क्या है ये देखते हैं। तो बेसिक गम्बल्स इक्वेशन में जो आपका वेयर एन अगर इनफाइनाइट है, एन क्या है आपका, एन इनफाइनाइट सीरीज, एन नंबर ऑफ ईयर्स है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस एन इज़ फाइनाइट एंड हेंस मॉडिफाइड अंडर। अगर एन फाइनाइट है तो ये आपका लग जाएगा, इनफाइनाइट के लिए ये आपकी फार्मूला जो है 3.67 लगेगा। अगर इनफाइनाइट में है तो ये जो वैल्यू हो जाती है 0.577, और ये वैल्यू अभी आप देख रहे हैं आगे, ये आपकी वाई टी माइनस वाई एन होता है, वाई एन की वैल्यू है, वाई एन इज टू 0.577 लेते हैं जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट रहती है। और ये जो है ये एस एन है, एस एन की वैल्यू 1.2825 लेते हैं जब इनफाइनाइट आपका दिया रहेगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल साइज एन के लिए निकालेंगे यहाँ से, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाएगा एन इक्वल्स टू रूट समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल ऑफ स्क्वायर n-1। ये देखिए मॉडिफाइड फ्रिक्वेंसी फैक्टर वाई टी माइनस वाई बार एन अपॉन एस एन। तो इनफाइनाइट अगर एन की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, ये 0.577 हो जाएगा, ये 1.2825 हो जाएगा। और फिर वाई टी क्या है, रिड्यूस्ड वेरिएट, वाई बार रिड्यूस्ड मीन या फंक्शन ऑफ सैंपल साइज एन है, तब ये रिड्यूस्ड मीन हो जाएगा, रिड्यूस्ड वेरिएट है। नोट दैट इनफाइनाइट होगा तो वाई एन की वैल्यू ये देखी दी गई। ओके, एस एन अगर है, एस एन क्या है, रिड्यूस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब एन इनफाइनाइट होगा तो एस एन की वैल्यू आप इतनी याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, और दिया भी रह सकता है, नहीं दिया है तो आप अगर इनफाइनाइट देखते हैं इनकी वैल्यू, सैंपल जो है आपका इनफाइनाइट है, हाई रेंज में है, हाई रेंज में अगर फ्लड का एस्टिमेट करना है तो वहाँ पे आपका यही यूज़ किया जाएगा वैल्यू। इनफाइनाइट है तब तो आपका वैल्यू दिया रहेगा। और इसका प्रोसीजर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है। तो देखिए फॉर गिवन n1 फ्लड डिस्चार्ज डाटा ऑफ साइज n दिया गया है, तो उसमें फाइंड करेंगे x बार। ओके, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा n-1 निकालेंगे या फिर दिया रहेगा क्वेश्चन में। फिर देखिए गम्बल 16 डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड रिड्यूस्ड मीन वाई एन निकालेंगे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जो भी दी है उसके हिसाब से। फिर फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस एन निकालेंगे, अगर इनफाइनाइट है तो आपका वही हो जाएगा 1.2825, और अगर फाइनाइट है तब तो फिर आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए रिक्रेशन टूअर्ड टी डिटरमाइंड वाई टी निकालेंगे। फिर देखिए नोइंग वाई टी भी पता हो गया, वाई बार एस एन भी पता है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं के टी जो फ्रिक्वेंसी फैक्टर होता है आपका। फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट स्टेप ये है आपका, इसमें एक्स टी निकालते हैं आपका, जो रिटर्न पीरियड एक्स के लिए है आपका, फ्लड डिस्चार्ज है, डिजायर्ड फ्लड डिस्चार्ज, तो फ्लड डिस्चार्ज रिक्रेशन टूअर्ड टी के लिए एक्स टी जो है फ्लड डिस्चार्ज है, इसका फार्मूला होता है एक्स बार के टी सिग्मा n-1, इन विच एक्स बार के टी एंड सिग्मा अननोन, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, बढ़िया से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एनालिसिस ऑफ 30 ईयर डाटा एट पॉइंट ऑन अ रिवर गिव्स मीन डिस्चार्ज देखिए दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू डिस्चार्ज
डिजाइन स्ट्रक्चर एट द पॉइंट ऑफ प्रोवाइड 95% स्ट्रक्चर वुड नॉट फेल नेक्स्ट 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एज्यूम करना है वाई की एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू भी दी रखी है क्वेश्चन में, तो आपका ये निकालना नहीं, आप वहाँ से वाई टी निकाल सकते हैं। ओके, तो एक्स बार आपका मीन डिस्चार्ज दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है, रिलायबिलिटी 95% मतलब विश्वसनीयता वही, डिजाइन पीरियड भी दिया गया है, वाई एन की वैल्यूएशन की सेफ डिस्चार्ज निकालना है आपको। सेफ डिस्चार्ज बोले तो एक्स टी भी होगा, यहाँ पे एक्स टी निकालना होगा आपको। तो रिलायबिलिटी का फार्मूला 1 - 1/t एन, एन जो है ईयर्स, टी है रिटर्न पीरियड, तो टी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ओके, फिर वी नो दैट वाई टी इक्वल्स टू फार्मूला पता है -ln t/t-1, टी की वैल्यू रख देंगे 50, सॉरी टी की वैल्यू कितनी निकली, ये है, ये एन की वैल्यू। ओके, फिर यहाँ से 6.88 आ जाएगा वाई टी। अब देखते हैं ये फ्रिक्वेंसी फैक्टर का फार्मूला y/-y1/Sn, तो वाई एन की वैल्यू एस एन की भी पता, वाई टी यहाँ से निकल आया, तो के मेरे पास निकल आएगा, ये अपने पास जो है 5.705 आ जाएगा। अब देखिए डिस्चार्ज है रिटर्न पीरियड मतलब एक्स टी आपको निकाल लेंगे, एक्स टी इक्वल्स टू एक्स बार एक्स सिग्मा एन -1, सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, तो ये आपका गम्बस मेथड भी देख लिया हमने, इसका न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब न्यूमेरिकल आप अगर एग्ज़ाम में आएगा तो हो भी सकता है अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बस इतने ही फार्मूला आपको याद रखना है, एक्स टी का, के का और वाई टी का, और ये रियलेबिलिटी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इसका भी फार्मूला याद रखेंगे। बाकी रिस्क भी आप पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया है रिस्क और रिलायबिलिटी, वहाँ से पूरा उसका न्यूमेरिकल भी मैंने कराया है, देख सकते हैं आप लोग। और अगर दोस्तों कोई भी नया आता है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट लगभग मैं कराता हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ, कभी कभी छूट जाती हैं और बाकी जो है करा देता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, बढ़िया से पढ़ते रहिए न्यूमेरिकल वगैरह। अभी जो है कल का टाइम है, परसों आपका एग्ज़ाम है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।